स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी सेकंड बुक है। इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी जो थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टाइम पे बेटा वो स्टैगनेंट थी, बैकवर्ड थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, सर्विस सेक्टर में भी। क्यों थी उसके रीजंस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में से। बड़ा क्वेश्चन जैसे कि 4 मार्क्स 6 मार्क्स के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयरली आ जाता है। इस चैप्टर में से क्या होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक आपको पैराग्राफ मिलेगा, उसमें से आपको क्वेश्चन करने होंगे। ट्रू फॉल्स में आपसे पूछेगा, रीज़न अजर्सन रीज़न में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन करके मतलब 2 नंबर के आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पैराग्राफ के क्वेश्चन हो या ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो, आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आता होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी थी वो कैसी थी बेटा। हमारे ब्रिटिश एम्पायर है वो 1757 के बाद इंडिया में आया था। 1857 यानी 1857 की क्रांति रेवोल्यूशन जब हुआ था, चेंज हो गया था रूलर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन जो है वो हमारे इंडिया में सारे रूल्स करता था, रूल रेगुलेशन सेटअप करता था। ठीक है, अब उनका मेन पर्पज़ यही बन गया था कि इंडिया है वो एक फीडर कंपनी है। फीडर कंपनी का मतलब पता क्या होता है कि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री को जो चीज़ें चाहिए इंडिया उनको सप्लाई करेगा। इंडिया को एक सप्लायर कंट्री के रूप में ब्रिटेन ने बना दिया कि इंडिया है यहाँ से रॉ मटेरियल को सप्लाई करेगा जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। ब्रिटेन वहाँ पे फिनिश्ड गुड अच्छी अच्छी गुड्स बनाएगा और इंडिया में वो सेल करेगा। एक तरीके से इंडिया को उन्होंने एक मंडी, एक मार्केट बना दिया जहाँ से वो सस्ता रॉ मटेरियल लेके जाते थे और अपनी बनाई हुई गुड्स को यहाँ पे महंगे दामों पर बेचते थे। तो ये एक मेन एम या रूल था ब्रिटिशर का उस टाइम पीरियड पे। उसके बाद है बेटा उस टाइम पे हमारी जो फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी की वो क्या थी। सॉरी, जो अराइवल हुआ था ब्रिटिशर का उससे पहले क्या था, प्रोस्पेरियस इकोनॉमी थी हमारी, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थी अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर पे उस टाइम पे भी 2/3 पर्सन्स थे वो डिपेंड करते थे, लेकिन उस टाइम पे उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था टीलर्स का। कोई भी रेंट नहीं था, कोई भी लगान नहीं था, कोई ज़मींदारी सिस्टम नहीं था, लैंड का कोई सेटलमेंट सिस्टम नहीं था। तो ब्रिटिशर जो आए थे उससे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड तब भी करती थी लेकिन एक्सप्लॉयटेशन नहीं था उस टाइम पे। हमारी हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड में फेमस थे, कॉटन के, सिक्स टेक्सटाइल के, मेटल के, स्टोन वगैरह का वर्क है वो बहुत ही फेमस था। लेकिन जब से ब्रिटिशर आए थे तो उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया हमारी जो कंट्री है उसको, क्या कर दिया, सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का। अब वो कंज्यूमर बना दिया फिनिश्ड गुड का। जो ब्रिटेन बनाता था उसको हम कंज्यूम करते थे, इंपोर्ट करते थे, और हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बनाते थे रॉ मटेरियल वो हम ब्रिटेन में भेज देते थे। अब हमारी कंट्री का जो मोटो था वो चेंज हो गया था क्योंकि हम लोग ब्रिटिशियर जो थे उनके अंडर में काम कर रहे थे, उनके हिसाब से काम कर रहे थे। अब हमारा जो था वो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था। तो नेशनल इनकम को काउंट किया था बेटा कुछ एक इकोनॉमिक्स ने, जिनके बारे में मैं आपको नाम बताती हूँ। सबसे पहले काउंट किया था दादा भाई नौरोजी ने। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने नेशनल इनकम को काउंट करने में कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। फिर थे VKRV राव, फिर थे RC देसाई और फिंडले सिर्राज। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा जो कंसीडर और एक्यूरेट नेशनल इनकम काउंट करने के बारे में जिन्होंने बताया था वो थे बेटा डॉक्टर VKRV राव। ये क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए किसने बताया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। एक्यूरेट किसने काउंट करना बताया, तो वो है VKRV राव। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे ब्रिटिश थे, उन्होंने इंडिया पे रूल किया और हमारी कंट्री को एक्सप्लॉयटेशन किया तीनों ही सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया, लैंड का सेटलमेंट सिस्टम से कमर्शियलाइजेशन कर दिया हमारी क्रॉप्स का, लो लेवल रहा प्रोडक्टिविटी का, स्कार्सिटी रही इन्वेस्टमेंट की। लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि जो लैंड है वो जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं ना उनकी नहीं है, लैंड किसी ज़मींदार की है, उन्होंने टीलर्स को लीज पे दे रखी है। टीलर्स उस पे काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और अपने प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा ज़मींदार को दे देते हैं लगान के रूप में। ज़मींदार उसमें से कुछ फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को देता है
और बाकी पैसा अपने पास रखता है। इस तरीके से जो हमारे टिलर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। ज़मींदार है उनकी प्रोडक्शन की, उनके इनकम का बहुत बड़ा अमाउंट अपने पास ले लेता था, जिससे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे। सेकंड है कमर्शियलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि अब जो प्रोडक्शन था वो सब्सिस्टेंस के लिए नहीं होता था। ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती थी जो कैश क्रॉप थी, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ की जाती थी। उन्हीं गुड्स को है हम मार्केट में बनाते थे, जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो। अब हम फूड जो क्रॉप्स थी, वीट वगैरह, राइस वगैरह, इनका प्रोडक्शन कम करते थे। लो लेवल प्रोडक्टिविटी इसलिए थी क्योंकि कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, नो फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में। उनको तो सिर्फ रॉ मटेरियल यहाँ से चाहिए था जो उनको मिल रहा था। अब हमारे जो टीलर्स थे उनके पास इतना पैसा नहीं बच रहा था कि वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह को यूज़ करें, और ज़मींदार थे उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उनको एक मोटा अमाउंट लगान के रूप में घर बैठे बैठे फ्री में मिल रहा था। तो कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। उस टाइम पे जो टीलर्स थे, जो एज ए फार्मर मैं जिनको कहूँ, किसान किसान कहूँ, उन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। उनके पास खाने के थोड़े बहुत पैसे बचते थे, तो वो कहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलप करने पे पैसे खर्च करेंगे। उसके बाद है बेटा प्रोडक्टिविटी कम हो गई क्योंकि कुछ चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें हमारे पास थी नहीं, ना टेक्नोलॉजी थी, ना पानी था, ना हमारे पास पेस्टिसाइड थे, ना हाई क्वालिटी के सीड्स थे, तो कहाँ से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का भी स्कार्सिटी थी क्योंकि ब्रिटिश था, वो कोई इंटरेस्ट नहीं था ब्रिटिशर का हमारे प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने का। उनका टारगेट ही एक था कि यहाँ से रॉ मटेरियल हमें लेके जाना है, वो यहाँ से लेके जा रहे थे। उसके बाद हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो बेटा हमारे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। कैसे? हमारे हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे इंडिया से चीपर रेट पे, और यूज़ करते थे मॉडर्न गुड्स को बनाने में। ब्रिटेन में सेल्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट था ब्रिटेन की इंडस्ट्री का, वो इंडिया की मार्केट में हायर प्राइस पे वो बेचते थे। तो धीरे धीरे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसका जो डिमांड थी मार्केट्स में, वो क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लग गई। क्योंकि जो मशीन से गुड्स बनती है ना बेटा, उनकी क्वालिटी में और जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं उनकी क्वालिटी में दिन रात का अंतर कह लो, आप बहुत ज़्यादा अंतर कह लो, होता है। तो धीरे धीरे मशीन वाली गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ होने लगी, और हैंडीक्राफ्ट जो हमारी गुड्स थी उनकी डिमांड मार्केट में भी, वर्ल्ड मार्केट में भी धीरे धीरे कम होने लगी। अब डिस्क्रिमिनेट कर दिया उन्होंने टैरिफ पॉलिसी को भी। कैसे? उनको था कि इंडिया से रॉ मटेरियल हम लोगों को बहुत सस्ते में मिल सके, हम अपनी गुड्स को भी यहाँ पे अच्छे से बेच सके। तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसको बोलते हैं टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल का, इंडिया से लेके जाते थे। टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया, और टैरिफ फ्री कर दिया। इंपोर्ट करना मतलब वहाँ से मंगाना, ब्रिटिश से हम कोई भी प्रोडक्ट है वो बिना टैरिफ के लेके आ सकते थे। तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकले कि इंडियन जो मार्केट है वो इंडिया जो है वो एक ऐसी मार्केट बन गया जहाँ पे ब्रिटेन वाले अपनी मर्ज़ी से जितना हाई प्राइस पे गुड्स को बेचना चाहें वो बेच सकते हैं, और यहाँ के जो रॉ मटेरियल थे उनको वो लोग यूज़ कर सकते हैं। मशीन मेड गुड्स का और हैंडीक्राफ्ट का उन्होंने कंपटीशन कराया, जिसमें मशीन मेड गुड्स की डिमांड ज़्यादा थी और हैंडीक्राफ्ट गुड्स है उसकी डिमांड धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई। हमारे जीडीपी में क्या कह रहे हैं वो देखो, सिंस इंडस्ट्रीज हैव देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो हमारे देश में कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था, हम लोग तो इम्पोर्ट कर रहे थे, तो जीडीपी में हम लोग क्या ही योगदान देंगे। एडवर्स इफेक्ट पड़ा हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन होने का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था हमारी कंट्री में तो हो ही नहीं रहा था ना प्रोडक्शन। हमारे हैंडीक्राफ्ट जो भी थे उनकी डिमांड कम हो गई, लोग मशीनों से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे थे, तो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया था, और हमारा इम्पोर्ट है वो भी बढ़ने लग गया था फिनिश्ड गुड का, जिसकी वजह से हमारे ऊपर आप ये कह लो कि कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पैसे तो थे ही नहीं, हम अनएम्प्लॉयड थे, फिर भी फिनिश्ड गुड हम लोग खरीद रहे थे। तो इस तरीके से बहुत सारे जो एक्सप्लॉयटेशन है वो इंडिया की इंडस्ट्री का हो रहा था।
कैपिटल गुड्स है, इंडस्ट्रीज़ है, उनका बहुत ज़्यादा लैक था इंडिया के अंदर। कैपिटल इंडस्ट्रीज़ आप समझते हो, कैपिटल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे मशीनरी वगैरह का प्रोडक्शन होता है, इंडिया के अंदर यूज़ करते, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी जो मशीन बनाती थी। अगर हमें किसी भी टाइप्स की कोई भी मशीन परचेज़ करना होता था तो हम कहाँ से लेके आते थे? ब्रिटेन से, जिसकी वजह से हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है उसका भी क्या था? कमी थी, लैक थी। पब्लिक सेक्टर का रोल भी बहुत कम होता था क्योंकि इंटरेस्ट ही ले लेती थी। और उस टाइम कौन गवर्नमेंट थी? उस टाइम ब्रिटेन हमारा रूल कर रहा था, ब्रिटेन थे, ब्रिटिशर थे हमारे ऊपर रूल करने वाले, तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए। उस टाइम पे पार्टीशन भी हो गया था, उस टाइम पे पार्टीशन हो गया था जिसका भी बैड इफ़ेक्ट हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ा। कैसे? देखो, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी बेटा, क्योंकि पार्टीशन करने के बाद 2 हिस्सों में बँट गया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी, जैसे मटेरियल फॉर द जूट मिल्स ऑफ कैलकाटा एंड टेक्सटाइल मिल्स ऑफ मुंबई एंड अहमदाबाद, द होल फर्टिलाइज़र लैंड अंडर जूट प्रोडक्शन वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, न्यू नाउ बांग्लादेश के अंदर जो है। कि उस टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारे जूट की थी या कॉटन की टेक्सटाइल या फर्टिलाइज़र जो प्रोडक्शन अंडर में आता था, 2 हिस्सों में टूट गया। कुछ हिस्सा उसका इंडिया में रह गया, कोलकाता में, मुंबई में, अहमदाबाद में। कुछ हिस्सा कहाँ चला गया? ईस्ट पाकिस्तान में, जो अब नाउ बांग्लादेश बन गया। तो ऑलरेडी हमारे पार्टीशन से भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, फूड प्रॉब्लम भी आई, क्योंकि जो इंडिया का कुछ हिस्सा था उसको बोलते हैं ना वेस्ट पंजाब, सिंध बोलते हैं, वो पाकिस्तान में चला गया। और वो बहुत ही अच्छा फूड प्रोडक्शन एरिया था जहाँ पे फूड की जो चीज़ें हैं, फूड ग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, जिसकी वजह से भी इंडिया को फेस करना पड़ा। फूड के क्राइसिस इंडिया के अंदर आए थे। मार्केट का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहले बहुत बड़े साइज़ की मार्केट होती थी, अब पॉपुलेशन डिवाइड होगी 2 कंट्री के अंदर, तो मार्केट भी हमारी क्या हो गई? छोटी हो गई। फॉरेन ट्रेड कैसा था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? आपको भी मैंने बताया। सिंपल सा ही रूल था उस टाइम पे। हम क्या थे? एक्सपोर्टर थे, प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर थे फिनिश्ड गुड के। मोनोपोली कंट्रोल था हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल का। द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इंडिया से पूरा पैसा बाहर जा रहा था। कि किसी तरीके से भी आप देख सकते हो, रॉ मटेरियल जा रहे थे बहुत सस्ते रेट पे, हम इतने महंगे जो फिनिश्ड गुड है वहाँ पे खरीद रहे थे। ठीक है, इनको एक्सप्लेन किया गया है मैंने, अच्छे से आप लोग पढ़ लेना इस स्लाइड को, 2 बार देखना, सुनना कि हम फिनिश्ड गुड को हमेशा वहाँ से ख़रीदते थे और हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो ये भेजते थे। कैपिटल गुड्स, वुलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, ये सब हम वहाँ से परचेज़ करते थे। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होता था कंट्री का वो आता था, मोनोपोली कंट्रोल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ foreign trade was restricted to Britain while the rest was allowed with countries like China। कहते हैं कि उन्होंने बोल दिया था 50% ट्रेड आप सिर्फ ब्रिटेन के साथ कर सकते हो, थोड़ा मोटा ट्रेड की हमें परमिशन होती थी कि हम किसी दूसरी कंट्री के साथ कर सकते हैं। उन्होंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार पूछ लेते हैं कि कौन सी कैनल थी जो ट्रेड के लिए ब्रिटेन और इंडिया के ट्रेड के लिए ओपन की थी? तो वो स्वेज कैनल थी बेटा। 1869 के अंदर डायरेक्ट रूट बनाया था शिप का कि इंडिया टू ब्रिटेन, ब्रिटेन टू इंडिया है वो क्या कर सके? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सके रॉ मटेरियल और गुड्स एंड सर्विसेज का। द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या था? देखो, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द वार फॉर्ड बाय द गवर्नमेंट, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम सर्विसेज लाइक बैंकिंग, टू मेक पेमेंट इनकर्ड बाय ऑफिसेज सेटअप ब्रिटेन। यानी कि जो भी नुकसान या जो भी खर्चा होता था वो इंडिया से ही वो अपना फिलअप करते थे। ठीक है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। और यहाँ पर कुछ एक सेक्टर एरियाज ऐसे थे जिसमें ब्रिटेन इंडिया के लोगों को लगाता था, लेकिन उन्हीं को लगाता था जो ब्रिटिशर के लिए काम करते थे, उनके प्रॉफिट के लिए सोचते थे। ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे थे जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका फेस्ड ए डिक्लाइन इन द वर्कफोर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ सेक्टर ऐसे थे उड़ीसा, राजस्थान, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जिनका वर्कफोर्स का शेयर था वो बढ़ रहा था। इनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, कहीं पे प्राइमरी सेक्टर अच्छे से डेवलप हो रहा था, कहीं पे सेकेंडरी सेक्टर में पॉपुलेशन है वो वर्कफोर्स में इंगेज हो रही थी, कहीं पे टर्सरी सेक्टर में इंगेज हो रही थी। तो हमारा जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था उसका कोई सिंपल
एक टारगेट होता है ना कि इतने परसेंट लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, इतने परसेंट लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में, ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था। रेल वे का इंट्रोडक्शन था वो ब्रिटिश ने ही किया था, अपने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, क्योंकि जगह जगह पे उन्हें रेल से ही चीज़ों को भेजना होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया था ब्रिटिशर ने। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज टू इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन 1850। Railway enabled people to undertake long distance travels. Railway also promote foreign trade, but it benefited Britisher more than Indians. उन्होंने बनाया तो इसी पर्पज़ के लिए था कि जो ये ट्रेड वगैरह करें ट्रेन से, रेलवे से, तो वो ब्रिटिशर को ज़्यादा फ़ायदा हो इंडियन के कंपैरिजन में। 1850 में आया था, फर्स्ट रेल चली थी बॉम्बे टू थाने 1853 में। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने धीरे धीरे बनाया था, मैंने आपको बताया था स्वेज कैनल को डायरेक्ट रूट बनाया था 1869 के अंदर। रोड्स भी उन्होंने डेवलप करे थे ब्रिटिशर ने, फैसिलिटीज़ दी थी रोड की, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल है वो बहुत जल्दी जल्दी शिफ्टिंग करना होता था, इस वजह से उन्होंने रोड भी बनाए थे। कम्युनिकेशन सिस्टम को भी उन्होंने काम किया था। देखो कुछ ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर जब आए उन्होंने कोई भी अच्छा काम हमारे लिए नहीं किया था। रेलवे, एयर वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड, कम्युनिकेशन, ब्रिटिशर के आने से पहले इंडिया में कुछ भी इनमें से अच्छा नहीं होता था। ब्रिटिशर ने भले ही इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया हो, लेकिन इन सब का इम्प्रूवमेंट ब्रिटिशर के आने के बाद इंडिया में हुआ था। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के रीजंस वही हैं, डेवलप किए थे, उनको रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में भेजने होते थे। ऑन द अदर हैंड रोड्स वर बुलिड फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी फॉर ड्रॉइंग देयर रॉ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट भी फिनिश्ड गुड का इधर से इधर भेज सके, तो इसलिए रेलवे उन्होंने बनाया था। इलेक्ट्रिसिटी भी इसी वजह से बनाया था। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम लोग कह सकते हैं ये इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल का। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन में भी आई थी। ठीक है, इतना नहीं आई थी, वो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेल्फ सफिशिएंसी हमारी इंडिया के अंदर आई थी फूड ग्रेन में, लेकिन टोटली नहीं आई, क्योंकि उनको हमारी जो टीलर्स थे उनको फोर्स्ड किया गया था कमर्शियलाइजेशन क्रॉप्स को करने के लिए। अब धीरे धीरे जो क्रॉप्स थी उनका कमर्शियलाइजेशन हो गया, लोग सब्सिस्टेंस के लिए खेती नहीं करते थे। मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले क्या होता था कि जितना पैदा हुआ उतना सही है, क्योंकि हमें जीवन निर्वाह स्तर के लिए चाहिए। अब लोगों को कमर्शियलाइजेशन होने के बाद क्या हो गया कि कुछ भी बचता है उसको बेचो, सेल करो, सेल करने से हमारे पास पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, हमारा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होगा। तो इस वजह से लोगों का एक माइंड सेट हुआ। अब उनको प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ धीरे धीरे वो ध्यान देने लगे, क्योंकि अब उनकी क्रॉप्स है वो सब्सिस्टेंस के लिए ना होकर कमर्शियलाइजेशन के लिए हो गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ, रेलवे बना, धीरे धीरे रोड भी बने, तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, जिससे लोगों को इनकम अर्न हुई, जिससे लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है। फिर है बेटा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ डिपेंडेंस, कॉलोनियल इकोनॉमी थी। ठीक है, आपको ये पता ही चल गया। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, लो लेवल प्रोडक्टिविटी का था, ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर सेक्टर करते थे, लो पर कैपिटा इनकम होती थी लोगों की, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट थी। उस टाइम हॉस्पिटैलिटी इतनी बहुत अच्छी नहीं थी, हॉस्पिटल्स में चीज़ें लोग अवेयर भी नहीं थे, तो इसीलिए उस टाइम पे बर्थ रेट भी बहुत हाई था और डेथ रेट भी बहुत हाई थे। ठीक है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, इम्प्यूटेड इकोनॉमी हुआ करती थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्री भी सिर्फ एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के और कोई भी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर नहीं थी। अब आती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है पॉपुलेशन की कैसी फीचर्स थी, करैक्टरिस्टिक्स थी उस टाइम पे। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैसी थी वो देखिए आप लोग। हमारी फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस काउंट हुई थी 1881 में, ये भी ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही हुई थी। 10 ईयर उसके बाद हर 10 साल के बाद काउंट होने लग गई थी। 1881 में अंग्रेज़ों के टाइम में फर्स्ट टाइम हुआ था, ये भी उन्होंने एक अच्छा काम किया था। 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड। बिफोर 91 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है 1921 के अंदर। एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड ईयर का टाइम पीरियड था या ईयर कौन सा था, तो 1921 था। 1921 से पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज थी, जिसके अंदर हाई बर्थ रेट थी और हाई ही डेथ
रेट थी। 1921 के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर बर्थ रेट हाई जो थी, लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लगी थी। और एक टाइम पीरियड ऐसा आया था इस टाइम पे जहाँ पे बर्थ रेट लो थी और डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होगी थी। पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय पॉपुलेशन गिरी थी, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडेड ईयर। फर्स्ट में आप ये लो देखो, हाई बर्थ रेट थी, हाई डेथ रेट थी, एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट थी, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, यानी कि शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर जिनको हम बोलते हैं कि जन्म लेते ही 0 से 6 मंथ के अंदर शिशु जो चाइल्ड थे उनकी डेथ कितना होती है, बहुत ज़्यादा हाई रेट था उस टाइम पे। मदर जो है न्यू बॉर्न बेबी की मदर भी बहुत ज़्यादा डेथ होती थी, न्यू बॉर्न बेबी की भी बहुत ज़्यादा डेथ होती थी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी। मान के चलते हैं एज ए बुक में अगर बात करूँ तो 32 ईयर्स इन्होंने गिवन है इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और विस्पर्ड थी, पावर्टी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। द बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ चाइल्ड बोर्न एज पर 1000 इन ईयर। डेथ रेट भी रेफर करती है नंबर ऑफ पीपल को ड्यूरिंग पर 1000%। देखो बर्थ रेट डेथ रेट हम लोग पर 1000% के ऊपर ही हम लोग निकालते हैं। Both the birth rate and death rate was very high at nearly 48 and 40 per thousand रिस्पेक्टिवली। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, हाउसिंग, सैनिटाइजेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही लो थी उस टाइम पे। इन्फेंट मोर्टेलिटी भी थी। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। मतलब 1 साल से पहले पहले जिन बच्चों की डेथ होती थी उसको बोलते हैं। ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी। 2020 उस टाइम पे थी बेटा कितना 218 पर 1000 एज़ कम्पेयर टू 33 पर 1000 इन द ईयर ऑफ 2017। उस टाइम पे 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। अब 2017 तक आते आते इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, 33 रह गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो 32 ईयर बता रखी है उस टाइम पे, अब धीरे धीरे 69 ईयर है। लिटरेसी रेट भी उस टाइम बहुत कम थी, अब तो बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट है इंडिया का। पावर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बेटा, आपको याद करनी है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी का 1757, सेटिंग अप द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जिसको बोलते हैं 1907 में। ग्रेट डिवाइडेड ईयर 1921। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुई थी 1881। स्वेज कैनल ओपन हुआ था 1869। इंट्रोडक्शन रेलवे का इंडिया में कब हुआ था 1850 में। और फर्स्ट रेल कब कहाँ से कहाँ तक चली बॉम्बे टू थाने 1853 के अंदर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछता है। इस चैप्टर को आप बार बार रीड कीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े क्वेश्चन है इसमें से बहुत कम आते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट ये पेपर में पूछा जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट भी कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।